अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज भी हस्ब मामूल हम 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे आपको मालूम ही है कि जो टॉपिक ओबामा साहब के हवाले से है वो आजकल चूँकि रनिंग टॉपिक है, उस पर ज़रूर बात की जाएगी आज। और उनका दौरा भारत ख़त्म हो चुका हुआ है और सऊदी अरब में वो इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ का भी ऐलान कर रहे हैं। साथ साथ फ़ौजी अदालतों के बारे में एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि उनके यहाँ किस तरीके से केसेस जाएंगे, ये तरीका जो है ये फाइनल हो चुका हुआ है। इसकी भी ज़रा तफसील जांचने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज़ जो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो साइंटिफिक रेल्म में से आएगी और वो ये है कि 3D प्रिंटर्स क्या हैं, किस तरीके से उन्होंने इस दुनिया में एक मकाम अपना पैदा किया है और किस तरीके से आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें उनके ज़रिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बनने जा रही हैं। एक बहुत ही होशरुबा किस्म की तफसीलात होंगी जो आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में जाके क्रिकेट की भी बात करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद बात करते हैं ओबामा इन इंडिया और वहाँ पे उनका दौरा कैसा रहा। और ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही ओबामा साहब और मोदी साहब की मीटिंग शुरू हुई तो 45 मिनट तक सिर्फ एक टॉपिक पे बात होती रही और वो था चाइना। और चाइना के बारे में उनके बकौल के बड़ा ही सरप्राइजिंगली जो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने चाइना के बारे में अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया वो वही तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि अमेरिका के थे। तो ये एक अजीब सी उन्होंने बात की कि चाइना जो है वो इस खित्ते में अपना असर और नफूज़ जो है वो बढ़ा रहा है, हमें कुछ इस बारे में करना चाहिए और हमें जिस तरीके से भी हो सके उसको कंटेन करना चाहिए। तो यही वो लैंग्वेज थी जो अमेरिकन बोल रहे थे। अब ये याद रखिएगा कि एक हफ्ते के बाद जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं सुषमा स्वराज वो जाने वाली हैं चाइना। उनको वहाँ पे क्या फेस करना पड़ेगा इसका ज़रा तजिया करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अकरम ज़की साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं दफ्तर ख़ारजा के। उनसे ज़रा बात करते हैं। ज़की साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़की साहब, ओबामा's विजिट टू इंडिया बहुत ज़्यादा हुपला क्रिएट हुआ है। मैं इंडियन मीडिया को भी देख रहा था, मुख्तलिफ अखबारात में भी और उनके TV चैनल्स में भी एक शोर मचाया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान के मुतालिक एक हमने उसको कंटेन करवा दिया है, पाकिस्तान को हमने कट टू साइज कर दिया है और ख़ास तौर पे जो हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है अब वो बहुत बढ़ जाएगी। तो आप क्या इसको कैसे आप जांच रहे हैं एज ए फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर फॉरेन ऑफिस पर्सन? देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो रूस के टूटने के बाद से शुरू हुआ था और वो मुकम्मल हो गया है। ठीक। जो न्यूक्लियर डील 2005 में साइन हुई थी उसमें कुछ मुश्किलात थी, वो ओबामा साहब के दौरे में ख़त्म हो गई हैं। ठीक। अब एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि रूस जो है वो हिंदुस्तान का पुराना इत्तेहादी था और रूस का सदर भी अभी हाल ही में दौरा करके गया है। रूस से हिंदुस्तान अभी तक बहुत असला खरीद रहा है जी। चीन जिसके साथ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उसका सदर भी 3 महीने पहले हिंदुस्तान का दौरा करके गया है। ठीक। और ओबामा साहब परेशान होकर कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई कहीं चीन और रूस के साथ न मिल जाए, दूसरी दफा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। ठीक। और उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उनके ज़हन में एक बैकग्राउंड है कि ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसका हमने वीज़ा कैंसिल किया था, तो इसलिए कोई उसके दिमाग से उस पुराने तासुरात को दूर करने के लिए इसको ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान को वो अपने ज़हन में इत्तेहादी समझते थे। एक चीज़ मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि जो ओबामा की पिवट एशिया की पॉलिसी थी जिसमें 60% नेवी उन्होंने चाइना के तरफ भेज दी है जी। उसमें वो हिंदुस्तान को अपना इत्तेहादी बनाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि हम नेचुरल ग्लोबल पार्टनर हैं। ठीक। तो उसमें खास तौर पे चाइना के फोकस में, लेकिन चाइना का अभी जो किरदार है, मैं ज़की साहब इस पे चाइना के किरदार पे आता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब भी, तो उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लिया जाए ताकि आप दोनों का एक इंटरेक्शन जो है वो लोग देख सकें। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। शाहिद लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद लतीफ़ साहब, अकरम ज़की साहब भी हमारे साथ दूसरी लाइन पे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ओबामा साहब की जो विजिट है इंडिया के हवाले से, उसमें इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा
एक हुपला क्रिएट कर रहा है कि वहाँ पे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हमारी बहुत बढ़ गई है, हमारी ऑलरेडी वो सबसे बड़े इंपोर्टर तो हैं ही हैं, लेकिन अब यह है कि उनकी वो टेक्नोलॉजी जो मिलेगी उनको, डिजिटल इंडिया की बातें हो रही हैं, उससे वो कह रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस है वो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा, और जाहिर है कि पाकिस्तान को कट टू साइज करने की भी बातें हो रही हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें जी, मैं 3 एरियाज देखता हूँ। ये जो प्रेसिडेंट ओबामा की इंसिडेंटली ये सेकंड विजिट है ऑफ द सेम प्रेसिडेंट और ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ही प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड टेन्योर में भी इंडिया को विजिट कर रहे हैं जी। आजकल का जो जमाना है वो उसके अंदर आप अपने मफादात को देखते हैं, और जहाँ मफादात मुश्तरका हो वहाँ ही रिलेशनशिप बनाई जाती है। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो वाज़े तौर पर कहता है कि दोस्त और दुश्मन जो हैं वो मुस्तकिल नहीं होते, सिर्फ अपने मफादात मुस्तकिल होते हैं। अब इसकी रोशनी में अगर आप इस विजिट को देखें तो आपके सामने 3 चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। पहला, उनका वहाँ पे इंडिया के साथ जो इंटरेस्ट है वो है इकोनॉमिक। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टेबल है, और उसकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से आगे जा रही है। उनके जब कैरी आए, जॉन कैरी, तो उन्होंने कहा कि हमारी इस वक्त ट्रेड आपस में 100 बिलियन है, हम इसको 500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तो ये है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पहला। तो दूसरा उनका जो बड़ा इंटरेस्ट है वो इंडिया असलहे में नंबर 1 बायर है इस वक्त पूरी दुनिया में। लिहाजा अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर उसकी इकोनॉमी का बड़ा इन्हसार है, वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस इंडस्ट्री के थ्रू। तो दूसरी अट्रैक्शन उनको ये नजर आ रही है कि अमेरिका जो हिंदुस्तान की दफाई जरूरियात हैं उनको असलहे के जरिए वो पूरा करना चाहते हैं। और तीसरी उनकी जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे इंडिया को एक ऐसा स्टेटस और इतनी पावरफुल पोजीशन दे दी जाए कि वो काउंटर चाइना के रोल में उनकी मदद कर सके। और अब तो काउंटर रशिया, आपने चाइना की बात की है, चाइना और रशिया दोनों चूंकि अब इकट्ठे हो रहे हैं तो ये भी एक मसला होगा। काउंटर रशिया, काउंटर चाइना इकट्ठा हो गया। और मैं वापस आता हूँ जकी साहब के साथ, और शाहिद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। जकी साहब, चाइना की बात की है शाहिद लतीफ साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि काउंटर वेट टू चाइना एंड रशिया। तो ये बताएं कि अब चाइना में, आप चूंकि चाइना को बड़ा अच्छा करीब से जानते हैं और उनकी पॉलिसीज को भी देखते रहते हैं, चाइना में क्या थिंकिंग होगी इस वक्त, वो किस तरह इसको देख रहे होंगे इस दौरे को? देखिए, चाइना में बड़ी क्लैरिटी है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, ठीक, और उसकी फिर भी प्रेजेंस जो है 15,000 ट्रूप्स वहां रहेंगे, और वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए चाइना पहले तो दिलचस्पी नहीं लेता था, अब वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है उसमें। ठीक। दूसरी बात ये है कि रूस और चाइना जो है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स मिलकर इतना उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है और अपने आप को स्टेबलाइज किया है कि अमेरिका का जो ब्रेजिंस्की का थीसिस था कि सेंट्रल एशिया को हम कंट्रोल करेंगे, वो तकरीबन नॉकआउट कर दिया उन्होंने। ठीक। तो उनका डिक्लाइन सेंट्रल एशिया में भी हुआ है और अफगानिस्तान से भी विड्रॉल हो या डिक्लाइन हो रहा है। ठीक बात। उसको कंपेंसेट करने के लिए वो हिंदुस्तान को अपनी पिवट के में शामिल करना चाहते हैं कि अब यहाँ अगर उधर वो फैल गए हैं नॉर्थ में, ब्रेजिंस्की का थीसिस नहीं है, तो नेवल पावर्स इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में वो हिंदुस्तान को अपना जकी साहब, क्या यही वजह है कि उन्होंने इंडिया को पैसिफिक कमांड में रखा हुआ है और हमें सेंट्रल कमांड में रखा? उनको पैसिफिक कमांड में इसलिए रखा हुआ है कि उनको चीन के खिलाफ जो उनकी 60% नेवी अपनी उधर ले गए हैं, और जो वो नए बेसेस बना रहे हैं फिलीपींस में, वियतनाम में, ऑस्ट्रेलिया में, उसकी पार्टनरशिप में हिंदुस्तान को मेजर रोल देना चाहते हैं। ठीक। तो अब चीन का जो ताल्लुक है, चीन दरअसल तसादम के रास्ते पे नहीं चलना चाहता। ठीक। वो हिंदुस्तान के साथ उनकी मुश्किलात जो हैं वो बरकरार रहेंगी, वो हिंदुस्तान के साथ भी तजारत करेगा और जारी रखेगा, और वो उसका ये होगा, उसका चाइना का असेसमेंट यह है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, वो अपनी खारजा पॉलिसी की ऑटोनॉमी को बरकरार रखेगा और टोटली किसी एक साइड पे नहीं जाएगा। और यही वजह है कि तीनों दौरे अभी हुए हैं, चीनी भी दौरा हुआ है, रूसी दौरा भी हुआ है और अमेरिकन दौरा भी हुआ है, और ये इस पे हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के जो एक्सपर्ट हैं वो फख्र करते हैं कि नॉन अलाइंड तो नहीं है, लेकिन हम ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज जरा मुख्तसर मुझे बताइएगा कि चाइना का जो कल दौरा किया हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि पाकिस्तान कंसर्न इज आवर कंसर्न, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं?
ये तो हमारी जिस तरह देखिए जी, हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो उतने करीब नहीं हैं अभी जितने हमारे और चाइना के ताल्लुकात करीब हैं। ठीक ठीक। क्योंकि अमेरिका के और भी मफादात हैं। अमेरिका ने, मेरा ख्याल ये, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि पहले तो अमेरिका का ख्याल था कि अफगानिस्तान में भी कलीदी किरदार हिंदुस्तान का होगा, लेकिन जनरल रहील शरीफ के अमेरिका के दौरे के बाद और ज़रबे अज़ब के बाद अमेरिका को ये रियलाइजेशन हुई है कि हिंदुस्तान वो किरदार अफगानिस्तान में नहीं कर सकता जिसका वो पहले सोचते थे। वहाँ पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, जो ज़की साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अहमियत को समझना पड़ेगा और तस्लीम करना पड़ेगा, यही बात तो हम पहले से कहते रहे हैं और साथ साथ हमें शिकायत ये रही है भारत से कि वो बिग ब्रदरली एटीट्यूड हमें दिखाता रहा है सारी उम्र। तो ये जो इस वक्त सूरत हम देख रहे हैं, ओबामा साहब ने तो उनको वो रोल दे दिया है जो कि बिग ब्रदर का है, पूरे खित्ते में एक बड़े भाई का जो रोल देना था वो दे दिया। साथ ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान में भी उनका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात तो फिर हमारे लिए तो खतरा बन गई ना। हाँ तो देखे ना, फिर ज़की साहब माशाल्लाह बड़े तजुर्बाकार आदमी हैं। ये इस बात से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि अमेरिका को ये रियलाइजेशन हो गई है कि जी पाकिस्तान ही का रोल बनता है, इंडिया का नहीं बनता। अभी तो कल उनकी सरजमीन पर खड़े होके प्रेसिडेंट ओबामा साहब फरमा रहे थे कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में बहुत बाएतमाद पार्टनर है इंडिया अमेरिका का। तो इससे ये बात जाहिर नहीं होती कि वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रोल वहां देख रहे हैं। ऑप्टिक्स यही है कि पाकिस्तान को डू मोर करवाया जाए। अब देखें 10-12 साल से एलाई नंबर 1 एलाई जो है वो तो हम थे वॉर ऑन टेरर में, और जो रोल है वो इंडिया को दिया जाने की बात की जा रही है। तो इसी से जाहिर होता है कि पाकिस्तान के साथ उनका जो दिलचस्पी है वो दहशतगर्दी के हवाले से है। इंडिया के साथ उनकी दिलचस्पी बहुत मुख्तलिफ पहलुओं से है। जिन 3 पहलुओं को मैंने जिक्र किया वो सब के सब नुमाया हैं, मगर पाकिस्तान के पास उनको इन रिटर्न देने के लिए कुछ नहीं है। तो वफादात की जो बात है वो उनको ज्यादा वहां नजर आ रहे हैं। और ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि चाइना पिवट में वो इंडिया को अपना हिस्सा साथ बनाना चाहते हैं। साउथ चाइना सी में जिस तरह पिछले दिनों चाइना ने वहां पे अपना एक डिस्प्ले किया है अपनी नेवल पावर का, और बहुत सारे आइलैंड्स जो है उनको क्लेम कर लिया, जिसकी वजह से जापान को, कोरिया को, जिसकी वजह से फिलीपींस को, उनको सबको इससे शिकायत हैं। वो नोटिस लिया गया है बाकायदा अमेरिका की जानिब से, और इंडिया को स्ट्रेंथन करने की बात वहां बिल्कुल की जा रही है। मगर ओवरऑल हमें ये देखना है कि इंडिया चाइना या रूस के साथ तसादुम का सोच भी नहीं सकता, और फिर इस हद तक असलहा जो उनको देना वो कहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ वो मामलात हैं जहाँ हमारे कंसर्न है। हमें इससे गर्ज नहीं कि उनकी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, मगर ये जरूर गर्ज है कि रिलेशनशिप के बायस अगर हमारे खिलाफ कोई जो है वो प्लानिंग हो रही है तो हमें फिर उस पर आवाज उठाने का हक है। बिल्कुल ठीक है। यही बात मैं जरा ज़की साहब से पूछूं। ज़की साहब, एक तो जो सिविल न्यूक्लियर डील वाली बात है उसमें हमने देखा है कि अमेरिका ने विड्रॉ किया है जो उनके लॉज थे, और ख़ासतौर पे जो ट्रैकिंग का मसला है और फिर साथ साथ उसकी इंश्योरेंस और लाइबिलिटी का मसला है, उस पर अमेरिका ने विड्रॉ किया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो क्या ये हमारे लिए मसला नहीं बनेगा? हमारी आईब्रोज जो अगर खड़ी होती हैं तो नहीं, लेकिन एक बात है कि अमेरिका ने जब इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी तो उनकी ये उम्मीद थी कि उनसे वो रिएक्टर भी खरीदेंगे जो कि उन्होंने नहीं उनसे खरीदे, दूसरों से खरीद लिए। ठीक। तो अब वो इसलिए अपने रिएक्टर बेचने के लिए उनके साथ ताउन कर, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी तो इसलिए शायद वो वेस्टिंग हाउस का जो सीईओ था वो भी साथ था, ओबामा साहब साथ है। तो वो जो है, लेकिन उसमें बुनियादी बात यह है कि वो अपनी सेल्स प्रमोशन के लिए गए हैं। फिर इंडिया ने बहुत सारा असला रूस से भी खरीदा रिसेंटली, वो भी चाहते हैं कि उसको भी अमेरिका से भी खरीदे क्योंकि उनकी भी जरूरत है असला बेचने की। वो ये नहीं कहते कि सारा रूस से ही खरीदता रहे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है, जो मैंने एयर मार्शल साहब ने कहा, पहले उनका यही ख्याल था और आज भी वो उस बात पे खड़े हैं कि अफगानिस्तान तक या पूरे खित्ते में हिंदुस्तान का रोल है। लेकिन मेरा ये यकीन है
कि जनरल रहील के अमेरिका दौरे के बाद उस परसेप्शन में थोड़ी सी चेंज आई है और जो पाकिस्तान को टोटली रिजेक्ट करते थे वो पाकिस्तान का कलीदी किरदार उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अच्छा, और ये मैनिफेस्ट हो जाएगा और उसका एक सबूत ये है कि जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान की उनके जेर असर है वो अब हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान के साथ ज्यादा विजिबली कोऑपरेट कर रही है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज पे मैं जरा चाहता हूँ कि जो भी डिलीवरेबल्स हैं उस पर जरा बातें हो जाएं और दोनों का कमेंट में ले लूं। एयर मार्शल साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो 3 दफा ओबामा साहब ने अपनी स्पीचेस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन की बात की है और उसकी रिफॉर्म्स की बात की है और इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की बात की है। आप क्या समझते हैं कि ये वो पहले भी कह चुके हुए हैं, तो क्या ये रेटरिक्स हैं या वाकईतन ही मेंट इट, और ये आइंदा हम फोर्सिबल फ्यूचर में देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ इसके बारे में प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पूरा इरादा किया जा चुका है कि इंडिया को इस खित्ते का एक बहुत बड़ी पावर बनाना है और उसको उसी के मुताबिक अहमियत दी जा रही है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक ही अपनी 2 टेन्योर्स में 2 मरतबा यहाँ आना, और देखें हमारी जो कंसर्न है, मैं तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो जो है वो दिलाना चाहूंगा। मसलन ये सारी बहुत गैर मामूली बातें हैं कि आपको याद है कि ये जो डील है ये तो बड़े अरसे से चल रही थी, मगर इसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा था और मेनली वो यही थे कि इसके अंदर जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो कैसे होगा, वो इंडिया नहीं मान रहा था। आज उसके ऊपर वेवर दे दिया गया, कहा गया कि IAEA कर सकता है। वो IAEA वाला मामला जो है वो आपको मालूम है कि किस हद तक क्रेडिबल है। और दूसरी बात, ये डायरेक्ट इनकी तरफ से वेरिफिकेशन की बात जो थी वो उसको अब वेवर दे दिया गया है। इसी तरह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सिलसिले में उनकी जो है वो सपोर्ट की जा रही है। ये भी एक ऐसा मामला है कि जो मेंबर्स आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं और जब तक आप उसकी प्री रेक्विजिट ये है कि अगर आप NPT पे सिग्नेटरी नहीं है तो आप उस मेंबरशिप को हासिल ही नहीं कर सकते। सिक्योरिटी काउंसिल की भी जो मेंबरशिप है, जब तक आप एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है उसकी भी मेंबरशिप आपको नहीं मिल सकती। तो ये दोनों वो मामलात हैं जिसकी तरफ कोई रेफरेंस नहीं दिया जा रहा, मगर कहा जा रहा है कि इन दोनों मामलात में इनकी सपोर्ट करते हैं। इंडिया वो मुल्क है जिसने बैनुल अक़वामी करारदाद कश्मीर की, जो कि UN के सिक्योरिटी काउंसिल ही की करारदाद है, उसको मानने से इनकार किया हुआ है। उसकी बात अमेरिका बिल्कुल करने को तैयार नहीं। तो ये बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं और इससे जाहिर ये हो रहा है कि इंडिया को बहुत अहमियत दी जा रही है और कुछ चीजें ऐसी वायलेट की जा रही हैं जो नॉर्म नहीं है। इन चीजों की बुनियाद पर मैं ये समझता हूं कि इंडिया को एक गैर मामूली अहमियत का दिया जाना एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है कि इस खित्ते में उनके कोई सॉलिड, उनके इंडिया के बारे में अब प्लान जो है वो तकरीबन फाइनलाइज होने की स्टेज पे आए। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और जकी साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की बातें हो रही हैं, ये पहले भी काफी देर होती रही हैं और हमने देखा कि आज से कोई 8-10 साल पहले भी मामला चला था और उसमें काफी अपोजिशन नजर आई थी। मुझे याद है कि मैं न्यूयॉर्क में था तो इटली वगैरह ने और बाकी जो ममालिक थे उनका एक बहुत बड़ा क्लब बन गया था पाकिस्तान समेत कि जो इसकी मुखालफत कर रहे थे और इसी वजह से अभी तक वो मामला लटका हुआ है। तो आप समझते हैं कि इस मामले में अमेरिकन जो हैं वो सीरियस हैं कि इनको बनाया जाएगा? अमेरिकन ने तो 91 से ये फैसला किया हुआ कि इनको बनाना है, इनको बिल्डअप करना है। जस्ट से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ ना, उस वक्त से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि इंडिया को 6 मेजर पावर बनाना है। ठीक है। तो लेकिन इसके रास्ते में, सिक्योरिटी काउंसिल के रास्ते में रुकावटें ये हैं कि उसमें जापान भी है, पांचों मेंबरों का एग्री होना जरूरी है। फिर साथ ये जो 4 ग्रुप का बना हुआ है ना, जापान जर्मनी, हाँ जी, और इंडिया, ब्राजील, इस चारों के चारों चाहते हैं कि ये मेंबर बने। ठीक। तो एक तो पहली चीज ये है कि इटली की अपोजिशन थी, वो जर्मनी को नहीं चाहता कि वो बने, और चाइना जापान को भी नहीं चाहता और हिंदुस्तान को भी नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि कोशिशें तो हो रही हैं, हर साल होती हैं, लेकिन इस पे सिक्योरिटी काउंसिल में कंसेंसस नहीं हो सकता और इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन सकेगा। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की राय ये है कि एक्सपेंशन जो होनी चाहिए तो उसमें परमानेंट मेंबर की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई मेंबर बनेगी तो नॉन वीटो मेंबर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है ये मामला काफी देर तक लटका रहेगा, इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, सप्लायर ग्रुप का भी जहां तक ताल्लुक है वो अमेरिका पहले वेव कर चुका है और उसमें तो मेरा ख्याल है हमने भी अपनी ऑब्जेक्शन वेव कर दी थी, अनफॉर्चुनेटली एट दैट स्टेज। लेकिन चाइना ने अभी भी बयान दिया है
कि इंडिया को अपनी क्रेडेंशियल्स हमें प्रूव करने पड़ेंगे कि वो वाकई लेकिन अगर जिस तरह ट्रेड उनकी बढ़ रही है जकी साहब, चाइना की और इंडिया की, और उनके मामलात बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं, अगर चाइना को उन्होंने कन्विंस कर लिया और वो वीटो ना किया उन्होंने, तो फिर तो कंसेंसस हो गया। देखिए, चाइना के साथ उनकी ट्रेड तो बड़ी जरूर बढ़ रही है, लेकिन चाइना के बॉर्डर पे ये नए बेसेस बना रहे हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वहाँ एयरक्राफ्ट बढ़ा रहे हैं, और वो उस पे टेंशन भी अमेरिका के कहने पर बिल्ड कर रहे हैं। तो उनका जो चाइना का थीसिस है कि 4 चीजें हैं हिंदुस्तान की, ट्रेड एक पॉजिटिव है, लेकिन तिब्बत के क्वेश्चन पे नेगेटिव है, टेरिटोरियल पे नेगेटिव है, और एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं है अभी। सो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान चाइना के ताल्लुकात जो है ना उस तरह आगे बढ़ेंगे, और खास तौर पे अभी जो फिर पिवट में उसको शामिल करने की, एंटी चाइना बिल्डअप करने की है, इसमें चाइना का कंसर्न और बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने शुरू में जकी साहब जो स्टोरी का जिक्र किया, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, जाहिर है इतनी ऑथेंटिक तो होती है कि उसके ऊपर गौर किया जा सके। ये जो अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि मोदी साहब का जो माइंड था वो उसमें डिपिक्ट हो रहा है कि वो चाइना के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब ये चाइना, जाहिर है कि वो भी पढ़ेंगे ये स्टोरी को, तो उनको पता तो चलेगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे बारे में क्या सोचता है और किस तरह की उसकी थिंकिंग है, तो एक कंसर्न तो वो उन्हें महसूस होगा। देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या सोचता है उनको पता है, क्योंकि जब इसको वीजा कैंसिल हुआ था ना, तो चाइनीज ने उसको इनवाइट करके बड़ी उसके ऊपर पजीराई हुई थी, बड़ी खातिर की थी। ठीक है। उसके बाद से उनके ताल्लुकात ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। ठीक। और उन्होंने गुजरात में बहुत इन्वेस्टमेंट की थी, और इसकी तरक्की गुजरात की कि चाइना का बहुत बड़ा किरदार है, ये इसको मंजर आम पे नहीं लाया गया। ठीक बात। और जब ये इलेक्ट हुए तो सबसे पहले चीन ने इनको मुबारकबाद दी थी। ठीक। चीन ने फॉरेन मिनिस्टर भी भेजा था, फिर चीन के प्रेसिडेंट ने भी इसीलिए दौरा किया है। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो चीन का एनालिसिस ये है कि अमेरिका का लाइन जो है चाइना इंडिया ज्यादा टो नहीं करेगा, वो न्यूट्रल रहेगा और नॉन लाइन रहेगा, और तीनों मुल्कों के साथ बैलेंस और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेगा। आपका बहुत शुक्रिया जकी साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और हम देखेंगे कि मामलात किस तरफ आगे बढ़ते हैं और किस तरह आगे बढ़ते हैं। हम वो प्रेसिडेंट रेगन ने कहा था ना कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, हम वेरीफाई करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि मामलात किस तरह चल रहे हैं। इसी वाले से चूंकि अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका ही चलते हैं वाशिंगटन में, अपने दोस्त बात करते हैं अनवर इकबाल साहब से और उनसे पूछते हैं कि वो क्या इस वाले से किस तरह देख रहे हैं इसको। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अनवर इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। अनवर इकबाल साहब आर यू देयर? अनवर इकबाल साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हुई है, दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन जो चीज़ डिस्कस हो रही थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है ये कम से कम और कुछ नहीं तो सुषमा स्वराज की जो विजिट है नेक्स्ट वीक चाइना की, उसमें एक इरिटेंट के तौर पर तो ज़रूर सामने आएगी और वो उनसे पूछेंगे कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बातें वहाँ पे ओबामा साहब को क्यों की हैं और किस तरीके से की हैं। हम तो आपके साथ दोस्ती और आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं और आप हमारे बारे में इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, तो ये तो बात गलत है। लेकिन हम भी अपने तौर पर हमें अपने फॉरेन ऑफिस हमारा जो है उसका भी ये फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को देखे और एक काउंटर जो नैरेटिव है और किस तरीके से हमने इसको काउंटर करना है, पूरी पॉलिसीज़ जो यहाँ पे बन रही हैं और किस तरीके से इंडिया को एक बिग ब्रदरली जो रोल है वो इस रीजन में दिया जा रहा है, इसमें हमारे लिए क्या ख़तरात हैं, किस तरीके से हम इसको काउंटर करेंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमें देखना है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया ने अफ़गानिस्तान में या सेंट्रल एशिया की तरफ भी उन्होंने अपनी रसाई इख्तियार करनी है तो पाकिस्तान को अवॉइड नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने एक ऐसी सिचुएशन पे, ऐसी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डाला है कि जिसमें वो पाकिस्तान को अवॉइड नहीं कर सकते। एनीबडी हु हैज़ टू गो टू सेंट्रल एशिया हैज़ टू गो थ्रू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक है और यही लोकेशन जो है ये इंडिया को कई दफ़ा भाती भी नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि पाकिस्तान का एक रोल है और पाकिस्तान के रोल को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा, खित्ते के लिए भी बेहतर होगा और दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा। और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो एक कंसर्न मौजूद है वो भी उनको एड्रेस करना चाहिए। अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल ही की जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी वायोलेशन जो है वो करके आप वो रोल अदा नहीं कर सकते जो कि आप चाहते हैं। तो वो कश्मीर का मामला भी हल हो और साथ साथ जो ट्रेड और बाकी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर का ख़ास तौर पे जो इशू है उसमें पाकिस्तान को भी जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए और एक इवन हैंडेड जो पॉलिसी है
वो पाकिस्तान की तरफ भी इख्तियार की जाए, क्योंकि हमारे भी एनर्जी के जो मसाइल हैं उनको भी हल करना इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक ख्वाहिश होनी चाहिए, उनकी तरजीह होनी चाहिए। जिस तरह वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं वो हमारे साथ भी करें, और हमारे लिए जो मसाइल क्रिएट हुए हुए हैं और जिनमें सिर्फ हमारा ही हाथ नहीं है, वो बाकी लोगों का भी हाथ था, अब हमें बिल्कुल उसको छोड़ दिया गया है, अबैंडन कर दिया गया है, तो ये भी चीज़ जो है वो सही नहीं है। ये मामला है, अनवर इकबाल साहब से रब्ता नहीं हो रहा, लेकिन हम इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन एक जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो फौजी अदालतों का है, और आपको मालूम है कि जब फौजी अदालतें बनी थी तो उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। आज हमें ये पता चला है कि ये केसेस किस तरह जाएंगे फौजी अदालतों में, ये तय हो चुका है। इसके हवाले से बात करते हैं। ये स्टोरी आज रोज़नामा जंग में जनाब अंसार अब्बासी साहब ने दी है, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अंसार साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अंसार भाई, ये बताइएगा कि ये जो प्रोसीजर्स हैं, आपने कहा है कि वो फाइनल हो चुके हुए हैं, तो ये क्या प्रोसीजर्स होंगे जो मुकदमा जाएंगे फौजी अदालतों में जी? देखिए बेसिकली तो आपको पता है कि जो एप्रीहेंशन थी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के किस किस्म के केसेस जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी मीडिया पर्सन इस तरह की जो भी एप्रीहेंशन थी, तो उस सिलसिले में आपको याद है कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फिर आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई, लेकिन उसके लिए अब फैसला ये हुआ कि ज़ाहिर एक मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ और फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री बेसिकली और वो उनके लोग ये फैसला करेंगे। अब उनके क्योंकि कौन कौन से केसेस जो भी फर्ज करें प्रोविंसेस से आएंगे या कोई भी किसी भी तरफ से जो केसेस आएंगे इन सस्पेक्ट टेररिस्ट के, तो वो फैसला करेंगे और कि जी रेफर करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स को। और आपको पता है कि जो तरमीम की गई थी उसमें ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की है कि वही केसेस इस नौयत के उनके पास जाएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट भेजेगी, ऑन देयर ऑन वो खुद से नहीं कोई केस ले सकते। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये कितने इफेक्टिव होंगे अंसार भाई, क्योंकि लोगों के कुछ कंसर्न्स भी हैं इस हवाले से, तो वो कंसर्न्स एड्रेस होते हैं इसमें सारे? देखें इफेक्टिवनेस की तो ये तो जब एप्लीकेशन होगी, जब एनफोर्समेंट होगी तो पता लगेगा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। और एप्रीहेंशन बिल्कुल डेफिनेटली हैं, लोगों की बहुत सी एप्रीहेंशन हैं, लेकिन ये मैं आपको वैसे बताऊं कि अदरवाइज तो मिलिट्री कोर्ट्स आपको होता है वैसे काम तो अपने वैसे ही करती हैं, उनका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तो वो वैसे बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। और लेकिन अब उसका दायरा कार चूंकि सिविलियंस तक लेके आया गया है, तो अब देखना ये है कि वही वाली बात कि जी जिस तरह बहुत से लोगों को डर था कि कुछ और लोगों को ना उसमें धर लिया जाए, तो मेरी पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से मिस हैंडल होने देंगे, वरना कोई एक आध भी केस अगर मिस हैंडल हो गया और वो रिपोर्ट होगा तो उसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन होंगी मिलिट्री कोर्ट के लिए। और ऑलरेडी आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट का तो मसला वैसे भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और कल मेरे ख्याल है कल से हियरिंग भी स्टार्ट हो रही है, और देखना ये है कि इसके बारे में क्या फैसला आता है। आल्दो जो मेजॉरिटी लीगल फ्रेटर्निटी है और इवन कुछ जजेस की भी आपने ऑब्जर्वेशन खुद भी सुनी, सब रिपोर्ट भी हुआ कि वो तो कोई इतनी पॉजिटिव व्यू उनका नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि इनको तो बड़ी एहतियात से अगर मिलिट्री कोर्ट चलती भी हैं तो इनको तो बड़ी एहतियात के साथ और वही काम करना पड़ेगा जिसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। लेकिन क्योंकि सनसेट क्लॉज मौजूद है तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ सेफ भी है कि चलें 2 साल में ये सिलसिला खत्म भी हो जाएगा ना। देखें सनसेट क्लॉज है, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चंस रेज जिस तरह पिटीशन में भी हुए हैं कि क्या ये जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से उसके साथ फ्रिक्शन है कि नहीं, और फिर दूसरी बात कि जो हमारा आइन कहता है कि सेपरेशन और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, वो उसकी वायलेशन है कि नहीं। तो ये मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली एक ट्रिकी इशू है, लेकिन एनी हाउ इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। सुप्रीम कोर्ट को जाहिर है जब वो ये देखेंगे तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि किस वजह से ये कोर्स बनी है। और ऐसा तो नहीं कि जाहिर है कि फर्ज करें कि जो टेररिस्ट हैं उनको सजाएं नहीं मिल रही, तो और नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम से तो अगर उसमें खामी है तो क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जाहिर है एक डिफिकल्ट केस है, लेकिन मुझे फैसला जो भी आएगा मेरा ख्याल है अंसार भाई उसमें खैर ही बरामद होगा। मेरा ख्याल है जो भी फैसला आएगा इंशाल्लाह। और देखें अल्लाह करे खैर ही बरामद होनी चाहिए, और मैं बस यही कहता हूँ कि जो भी फैसला हो
उसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोई फ्रिक्शन या कोई लड़ाई वाली सूरत ये बहुत अच्छी बात की आपने, नहीं होनी चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव बात की। आपका बहुत शुक्रिया अंसार भाई, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और यही जो चीज़ है ये हमें, मेरा ख्याल है कि देखनी चाहिए कि हमारे इदारों में एक अच्छा जो ताल्लुक है वो कायम रहे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 3D प्रिंटर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम एक साइंटिफिक जो प्रोग्राम है उसका सेगमेंट वो कर रहे हैं, और वो है 3D प्रिंटर्स के हवाले से। आप मेरे सामने ये देख रहे होंगे कि ये एकदम काफ़ी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से आ गई हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक 3D प्रिंटर जो है वो अब बन चुका हुआ है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाता है, और उनको आप डिजिटल फाइल आप उसको भेजते हैं, और वो जो प्रिंटर है वो इसको फिर वो वही जो चीज़ जो एग्जैक्टली आप उसको देते हैं वो बनानी शुरू कर देता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये 3D प्रिंटर की बनी हुई हैं। मैं अभी रिसेंटली ज़रा गया हुआ था, तो मेरे कज़न है जुल्फ़कार साहब, उनका जो बेटा है साद, उसने ये मुझे चीज़ें बना के दिखाई एंड आई वाज अमेज्ड। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि एक प्रिंटर जो है वो इस तरह की चीज़ें बना सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए कि ये एक वॉज है, यहाँ से आप देखेंगे, अभी जूम इन करेंगे कैमरामैन तो ये आपको पता चलेगा। इसकी क्वालिटी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा वॉज है जो 3D प्रिंटर ने बनाया है। ये बिल्कुल एक, इसका आप देखें, इसकी आवाज़ भी आप देखें, इसके जो सॉलिड क्वालिटी है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये इसकी, आप ज़रा इसकी नफासत देखें, ये किस तरीके से प्रिंटर ने इसको प्रिंट किया है और किस तरीके से उसने ये बनाया। इसको फर्दर ज़रा जूम इन करेंगे तो मज़ीद पता चलेगा आपको कि इसकी क्वालिटी आपको कितनी ज़बरदस्त नज़र आएगी। एक तो ये चीज़ है। इसके साथ ही इसका जो भाई है दूसरा वॉच जो है वो, इसका कलर देखें, और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो प्रिंटर ने बनाई है। आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से बन रही हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट उसको आप देंगे, ये एक पेन स्टैंड है। यहाँ से आप देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें आपने पेन डाल दिया, ये आपका पेन स्टैंड है, ये आप रखेंगे इसको तो एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा पेन स्टैंड बन जाएगा। अब ये देखिए, ये सांप है, ये सांप बनाया हुआ है उसने, और इसका बेसिकली ये क्या है, ये टेलीफोन का स्टैंड है। ये आप टेलीफोन यहाँ पे अपना इस तरह करके आप रख सकते हैं, और ये आपको बता देगा कि जनाब ये आपका टेलीफोन क्या कर रहा है। और ये अभी तो ये गिर रहा है, लेकिन ये इसमें आप स्टैंड आप उसको कर सकते हैं। साथ साथ ये देखिए, ये चीज़ जो है ये एक हाथी है, ये छोटा सा हाथी है। ये जूम इन करेंगे जी, और ये देखें, ये आप देखें कि इसके कान, ये इसकी सूंड है, और इसके ये देखें, ये इसकी टांगे हैं, और ये इसमें मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसके। ये देखिए कि ये ऐसे करके ये खड़ा भी हो जाता है और फिर ये लेट भी जाता है। इसको आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल लेट जाएगा और बिल्कुल जनाब सो जाएगा। अच्छा, इसका इसी तरह ये एक वॉज है। फिर आप ये देखें कि ये जो चीज़ है ये आपको एक खिलौना नहीं है ये, बल्कि इसमें आप म्यूज़िक भी बजा सकते हैं। इसको आप देखें कि अगर आप चाहें तो इसको आप जा भी सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये देखें कि किस तरीके से जो 3D प्रिंटर है वो आजकल इन चीज़ों को बना रहा है। और इसी तरह एक ये भी वॉज है, ये मुख्तलिफ स्टाइल के, ये जो पहले वाला था वॉज, इसमें देखें कि ये इसका स्टाइल ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये बनाया गया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूँ नाज़रीन कि ये जो चीज़ें हैं ये 3D प्रिंटर बना रहे हैं। और 3D प्रिंटर का मैं आपको बताऊँ कि इसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना में मुख्तलिफ जगहों पर 3D प्रिंटर के ज़रिए घर बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना ये भी चाहूँगा कि 3D प्रिंटर के ज़रिए स्पेस में पिछले दिनों में वहाँ पे एक स्पेसशिप गया हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे उनको रेंच की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा कि अब रेंच कहाँ से बनाएं। तो उनको यहाँ से ज़मीन से, जो उनका स्टेशन था, बेस स्टेशन, वहाँ से उन्होंने डिजिटल फाइल बना के भेजी। उसमें वहाँ पे उनके पास प्रिंटर था, 3D प्रिंटर, उन्होंने वहाँ पे उसमें से वो रेंच बना के जो अपना उनको काम था करना था वो कर लिया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बात करने के लिए बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट और साबिक वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और HEC के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था मुख्तलिफ चीज़ें दिखा के कि किस तरीके से 3D प्रिंटर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर साहब 3D प्रिंटर की क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे काम करता है।
ये जो है, ये इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो तो 1980s में रखी गई थी जी। और ये पहले मेटल के गियर्स, मेटल के पार्ट्स वगैरह इससे बनाए जाते थे, लेकिन जो पिछले 10 सालों में जो इस्तेमाल हो रहा है ये फोटो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कोई एक पॉलीमर ले लिया जाता है, उसको पॉलीमराइजेशन की जाती है यूवी लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और एक एक लेयर जो है, लेयर बाय लेयर जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो है एक एक्सट्रूडर होता है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर पे सारी उसकी डिजाइनिंग की जाती है, सारा शेप जो है उसका पहले फोटोग्राफी से उसका शेप जो है कंप्यूटर पे डाला जाता है, कंप्यूटर से डिजाइनिंग की जाती है। ये कंप्यूटर जो है ये एक मशीन से कनेक्टेड होता है जिसके अंदर पॉलीमेरिक मटेरियल डाला जाता है जो लिक्विड हो सकता है या ग्रैन्युलर हो सकता है, और फिर छोटे छोटे लेयर्स बनाकर इसके जो भी ऑब्जेक्ट चाहते हैं, चाहे वो गाड़ियों के हैंडल्स हों, चाहे वो कार की शैसी हो, मुख्तलिफ चीजें, चाहे इसके खिलौने हो, चॉकलेट पीसेस भी बनाए जा रहे हैं अब 3D प्रिंटिंग से, जो मुख्तलिफ रोल्स रॉयस के शेप में या फिर मुख्तलिफ और चीजों के शेप में। इसमें डॉक्टर साहब ह्यूमन ऑर्गन की भी तो बात आ रही है कि ह्यूमन ऑर्गन्स तक भी जो है वो अब इसकी रसाई हो जाएगी और मुख्तलिफ जो जॉइंट्स हैं ह्यूमन बॉडी के और मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, ह्यूमन ऑर्गन्स भी अब इस पे बनने शुरू हो गए हैं बल्कि, और ये बायो प्रिंटर टेक्नोलॉजी कहलाती है, जिसमें वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी है, MIT है और दूसरे यूनिवर्सिटीज के ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें एक तो मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां बनाई जाती हैं, फिर ये जो हिप बोन्स हैं विद जॉइंट्स और हिप बोन्स के साथ साथ ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर ये फिट भी हो चुके हैं। इसी तरह जिनकी जबड़े की हड्डी टूट गई है वो 3D प्रिंटर से हड्डी बना के और उसको जबड़े के बजाय उस मटेरियल को जबड़े की जगह लगा दिया गया है। इसी तरह जो लिवर है, इसी जो आपके हार्ट के कुछ मसल्स हैं और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनके भी मटेरियल्स को इसको बनाया जा रहा है और फिर पार्टली बना के और उसको फिर सी दिया जाता है उसमें। तो इसमें ह्यूमन सेल्स को पहले ग्रो करते हैं और उसको फिर वो शेप में लाकर और फिर उसको 3D प्रिंटर के जरिए वो शेप दे देते हैं जो शेप चाहिए, और फिर उसको जोड़ दिया जाता है उन आज़ाद से जो आप बनाना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब इसमें तो जो सूरत हाल आप बता रहे हैं इसमें तो स्काई इज द लिमिट। मैं अभी बता रहा था नाज़रीन को कि चाइना में तो उन्होंने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं, न सिर्फ घर बनाने बल्कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो बनानी शुरू कर दी हुई हैं। तो ये तो एक इनकलाब आ जाएगा और मेरा ख्याल है कि ये तो अब तकरीबन अब खुदा की जो रेल्म है उसमें पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, बल्कि जो इसमें इसके दो हिस्से हैं, एक तो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई जिंदगी नहीं है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कार इंडस्ट्री से लेके मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं अब इसके बनाए जा रहे हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये 24 घंटे मशीनें चलती रहती हैं और कोई इसमें आदमी की जरूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं और बहुत सारे सिंगापुर में और दूसरे ममालिक में भी इस तरह की अब फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से ह्यूमन सेल्स को ग्रो कर और इस तरह के 3D प्रिंटिंग से ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और इसका ताल्लुक फिर रीजेनरेटिव मेडिसिन से हो गया है, जिसमें स्टेम सेल से आप मुख्तलिफ ऑर्गन्स ग्रो कर सकते हैं और फिर 3D प्रिंटर के जरिए उनको वो शेप दे सकते हैं जो आपको चाहिए और फिर उसको पिरो सकते हैं जिस्म के उस जगह पे जहाँ पे उस आज़ा की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब इसमें पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है? पाकिस्तान में इस वक्त इस पे कुछ काम हो रहा है और कुछ यूटिलिटी है इसकी? अभी तक 3D बायो प्रिंटर्स पाकिस्तान में किसी जगह नहीं लगे हैं, लेकिन जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है जिससे टिश्यूज ग्रो किए जाते हैं वो यहाँ पे स्टेम सेल लेबोरेटरी कायम हो चुकी है। कराची में जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है वहाँ एक बड़ी अच्छी स्टेम सेल लेबोरेटरी कायम है। इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी स्टेम सेल लेबोरेटरीज पे और लाहौर में काम शुरू हो गया है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रीजेनरेटिव मेडिसिन पे तो काम हो रहा है, लेकिन 3D बायो प्रिंटर्स पे अभी कोई काम नहीं हुआ। छोटे मोटे 3D प्रिंटर्स लोगों ने कुछ मंगाए हैं और उसमें कुछ फैब्रिकेट करने शुरू किए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी तक ये काम नहीं शुरू हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अल्लाह करे कि जल्दी हो जाए। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया और मैं नाज़रीन से यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब वगैरह जैसे लोग जो हैं जिन्होंने साइंसी मैदान में बड़ा काम किया है
इनका भी कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। और टेक्नोलॉजी और साइंस की ये हालत होगी भी है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें इस वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये टेररिज्म के मसाइल से निकल के अब हमें थोड़ा सा इल्मी मैदान में भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ गाड़ियों के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है। मैं देख रहा था कि मैकलैरन एक कंपनी है जो वहाँ पे अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है दूसरी गाड़ी की टेक्नोलॉजी में जो अगर एडवांस करती है, अपग्रेड करती है, तो कितना टाइम लगेगा? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये कहेंगे जैसे साल में वो बदल देंगे अपनी टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ऑन अथॉरिटी के 20 मिनट्स में, विद इन 20 मिनट्स मैकलैरन कंपनी जो है, जो हाई एंड कारें बनाती है, वो एक गाड़ी की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके दूसरी गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है उसको उसमें डाल देती है, और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी पेस है टेक्नोलॉजी की, कि जिसको हमें कैच ऑन करना है। हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमें अपना काम करना चाहिए। आखिर में हम बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट के हवाले से आपको पता है कि 2 मैचेस न्यूजीलैंड में हो चुके हैं, और प्रेसिडेंट 11 जो न्यूजीलैंड की है, जो कि क्लब है, क्लब लेवल की टीम है, उससे हम दोनों मैच हार चुके हैं। हम बात करते हैं इसी हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एशियन ब्रेडमैन जनाब ज़हीर अब्बास साहब। ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ज़हीर साहब, पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड में है और 2 मैच खेल के दोनों हार चुकी है। मैं अगरचे उससे कोई मायूस तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसका तज्जिया कर देंगे पाकिस्तानी टीम का जो बैलेंस है वो इस वक्त कैसा चल रहा है, और आपको क्या उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप से? देखिए, जहां तक उम्मीदों का ताल्लुक है, वो मैं ये कहा है कि फेवरेट टीम तो नहीं है पाकिस्तान, ठीक, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर अच्छा करेंगी तो हमें बड़ी खुशी होगी, और हम यही चाहते हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए टेस्ट क्रिकेटर, मैं तो यही चाहता हूं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह होगी। मुझे ये बताइएगा कि तो वैसे एक चीज जो है ये सामने आती हैं और हम लोग खुश होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, टीम की कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे बॉलर्स जो हैं वो थके थकाए हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि इतने मैचेस जो हैं वो बर्दाश्त कर पाएंगे, और इंजरी लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी वहां पर। अभी आप खुद अंदाजा लगा लें, 2 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस में रिजल्ट आपके सामने हैं। जी हाँ। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि बैटिंग की भी आप ज़रा थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन हैं उनमें से एक बैट्समैन जिनके ऊपर हमें बड़ी उम्मीदें हैं, उनको तो भूत नजर आने शुरू हो गए हैं वहाँ पे न्यूजीलैंड के होटल में, और वो खौफ से कांपना शुरू हो गए थे। तो ये अगर भूत अभी से नजर आने शुरू हो गए हैं तो फिर वर्ल्ड कप के दौरान क्या होगा? नहीं, वो अब वो पता नहीं, वो बॉलर है जिनको भूत नहीं, वो हारिस सोहेल साहब हैं, हारिस सोहेल हैं जो कि बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। हाँ हाँ। तो अब देखिए, यही है कि भूत अब नजर आ रहे हैं या क्या नजर आ रहे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे कल फोन जरूर आ जाएगा न्यूजीलैंड से कि असल वजह क्या हुई है। हाँ जी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई ना कुछ है जो कि उसको परेशानी का बाइस बनता है, या तो उसके ख्वाब में काफी से ज्यादा वो परेशान नजर आए होंगे, और सुबह उठ के उन्होंने जो रात को ख्वाब में देखा होगा वही वो सोच रहे होंगे। लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी, लेकिन ये कि लड़के को दिल मजबूत रखना चाहिए। हमारी जो टीम है, जो बैटिंग है ज़हीर भाई, उसमें दमखम है। आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा, कम से कम जीतना चले बात की बात है, लेकिन अच्छी फाइट दे सकेगी? देखिए, जो हमारे पास अच्छी साइड है, इससे ज्यादा और अच्छी साइड बन नहीं सकते, और हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है। हमने 4-5 साल से कोई खास, सच्ची बात यह है कि हमने कोई खास इस पे तवज्जो नहीं दी है। जो भी लड़के हैं वो आपके सामने है, और इससे बेस्ट टीम जो है हमारी वर्ल्ड कप के लिए बन नहीं सकती है। और ये एडॉप्टेशन जो है, अडॉप्ट कैसे करते हैं ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पे, ये तो लड़कों पे डिपेंड करता है भाई। ये तो ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। हमारी यही ख्वाहिश होती है कि लड़के जल्दी से अडॉप्ट कर लें और उनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होनी शुरू हो जाए। ये 2 मैच खेले हैं, 2 मैच दोनों हार गए। अब ये ना समझे कि मैच
हारने के बाद उनका स्टैमिना बढ़ जाएगा, नो। ठीक बात। उनका स्टैमिना जो है वो घटता चला जाएगा। अगर जीतते रहते तो लाजमी बात है कि उनका स्टैमिना जो है और उनमें जीतने का जज्बा बढ़ता रहता। लेकिन हारने के बाद मेरा नहीं ख्याल, कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस भी शैटर होगा। अच्छा ये बताइएगा कि ज़हीर भाई के इस वक्त जो सूरत हम देख रहे हैं, इसमें कप्तान साहब की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह पिछले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी की है मिसबा ने, और आज भी उन्होंने 88 किया है नॉट आउट। तो क्या कहेंगे, कप्तान साहब की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह अच्छी जा रही है। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, और वो जिस तरह से बैटिंग करते हैं, यही है कि आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जिससे कि हमें काफी उम्मीद है। हमें शहजाद पे हमें काफी उम्मीद है। वकार यूनुस जो वनडे में मैच में इस दफा सिलेक्ट हुए, उन पे हमें काफी उम्मीद है। लेकिन देखिए, हमें सारी चीजों की, इन सारी बातों के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप जब शुरू होगा उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काउंट होगी। उससे पहले जो है वो कोई चीज काउंट नहीं हो रही है। ये सारे जो मैचेस हैं ये प्रैक्टिस मैचेस हैं, इनमें लड़कों को चाहिए, चाहे हम जीत रहे हैं चाहे हम हार रहे हैं, लेकिन इस हार से भी हमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अगर हम इस हार से नहीं कुछ सीख रहे तो आई एम सॉरी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम जो है वो जल्दी वापस आने के लिए तैयारी कर रही है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो ज़हीर भाई, लेकिन आपने जो बात की है उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आखिर में फिर मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा, ये जो आज हमने 3D प्रिंटर की बात की है और इसके ज़रिए जो चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं, मसलन ये जो मैंने आपको दिखाया था कि ये हाथी है, इस हाथी वगैरह को आप सामने रखें कि कितनी डेलिकेट चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। और साथ जैसे जो लड़के हैं वो अगर इस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, तो मैं बाकी सारे भाइयों को जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनके बच्चों को भी ये कहूँगा कि अपनी टेक्नोलॉजी में आप आएँ, अपना काम करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यही फील्ड है, यही वो इल्म की दुनिया है जिसमें रहकर हम अपना नाम बुलंद करेंगे तो पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में बुलंद होगा। वरना ओबामा वगैरह जैसे लोग जो हैं इंडिया में आते रहेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। इसका तरीका सिर्फ ये है कि हम अपने आप को इल्मी मैदान में तरफ़्फ़ुह की जो सूरत हाल है वो हासिल कर सकें। यहीं पर इशरार किसानों को इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।